वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, विश्व की नदियां। क्योंकि भारत की नदियां तो समझ में आ जाती हैं, विश्व की नदियां नहीं समझ में आती, क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें। तो आज के एक ही वीडियो में विश्व की नदियों को मैं कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी में फ़ायदेमंद है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्यभूमि कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न जो हैं आपके स्टेटमेंट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी हाई लेवल के एग्जाम है स्टेटमेंट में आते हैं क्वेश्चन कथन में, तो उसमें पूछे जाते हैं ये। तो यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। कहने का अर्थ ये कि दजला फरात नदियों के तट पर मेसोपोटामिया का सभ्यता उद्गमित हुई और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ, हड़प्पा सभ्यता उद्गमित हुई। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। क्या समझे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर। चूंकि एशिया की सबसे लंबी है तो लंबाई याद करना जरूरी है। उसके बाद मेकांग नदी। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी के बारे में पूछा जा चुका है कि ये किन किन देशों में प्रवाहित होती है। तो इन सभी देशों को याद करना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए साल्वी नदी। तो देखिएगा, साल्वी नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है और म्यांमार होते हुए म्यांमार थाईलैंड की मध्य सीमा बनाती है और अंडमान सागर में मर्तबान खाड़ी है वहां पे मिल जाती है। सिंपल भाषा में समझिए तो साल्वी नदी म्यांमार में बहती है, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। अंडमान सागर में मर्तबान की खाड़ी है वहां पर मिल जाती है। उसके बाद आमूर नदी। आमूर नदी जो है ये केवल इतना याद रखना है कि चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती है और आमूर नदी प्रशांत महासागर में तरतारी जल संधि में गिर जाती है। ठीक है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल नदी मिल जाती है। ये सब नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां भी हैं और इन्हीं नदियों में कई नहरें बनी हैं पाकिस्तान में, इसलिए नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। साल्वी नदी भी म्यांमार में है और इरावती नदी भी म्यांमार में है। चीन के उत्तर में बहने वाली वांगवो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। पीली नदी या वांगवो नदी एक ही है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। पीली नदी इस वजह से कहते हैं क्योंकि पीली मुलायम मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा है। और चीन का शोक किसे कहते हैं? तो भी पीली नदी को कहते हैं। पीली नदी को चीन का शोक कहते हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती है। यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में सकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ साधारणतः छोटी होती हैं। छोटी होती हैं तो जो उच्च भूभाग वाले या उच्च भूभाग से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती हैं। कहने का अर्थ ये है कि आर्य रूप जैसे ये पहाड़ी है तो यहाँ पे एक नदी बही, ऊपर बह रही है, इधर बह रही है, दाएं बाएं नीचे सब बह रही है, एक सीक्वेंस फॉर्म में, उसे आर्य रूप कहते हैं। महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। टिग्रिस नदी दक्षिणी पूर्वी तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत से निकलती है। टॉरस पर्वत कहाँ है? तुर्की में है। कौन सी नदी निकलती है टॉरस से? टिग्रिस नदी। यह नदी तुर्की सीरिया में बहती हुई इराक में यूक्रेटस नदी से मिल जाती है और सत अल अरब नाम से इराक के दक्षिणी भाग में फारस की खाड़ी में मिल जाती है। नहीं समझे? समझिए। टिग्रिस नदी है, तुर्की में टॉरस पर्वत से निकल रही है। उसके बाद यूक्रेटस नदी है, इराक से निकल रही है। दोनों नदियां मिलकर
फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद सरदरिया, आमू दरिया मध्य एशिया के महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। अरल सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिरदरिया, आमू दरिया। अब सिरदरिया आमू दरिया को याद रखिएगा, सिरदरिया आमू दरिया अरल सागर में गिरती है। और अरल सागर कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। उसके बाद आमूर, लीना, ओब, ये तीनों नदियां रूस की प्रमुख नदी है, रूस में प्रवाहित होती हैं। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तथा लीना तथा ओब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और आमूर नदी के बारे में जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। उसके बाद यूरोप की प्रमुख नदी है, जैसे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इसका उद्गम वल्दाई की पहाड़ियों से होता है। वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई की पहाड़ियों से होता है। यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। याद रखिएगा, वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। उसके बाद डेन्यूब नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिरती है। ठीक है। उसके बाद नीपर नदी, नीपर नदी प्रमुख नदी है, कई बार पूछा जा चुका है। मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, तो मॉस्को के पश्चिमी भाग में उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। मतलब नीपर नदी जो है रूस की प्रमुख नदी है। यूराल नदी, यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है। तो यूराल नदी जो है दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। तो कैस्पियन सागर में दो नदियां मिल रही हैं, एक यूराल नदी है और एक वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, और यूराल नदी, ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है। स्विस आल्प्स क्षेत्र में बहने स्विस आल्प्स क्षेत्र से या आल्पस पर्वत से, आल्पस पर्वत, स्विस आल्प्स का मतलब क्या है कि आल्पस पर्वत जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, वहां से राइन नदी निकलती है और रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी, और उत्तरी सागर में गिर जाती है। यानी कि राइन नदी जो है आल्पस पर्वत से निकलती है, कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में, और भ्रंश घाटी से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का एक प्रसिद्ध नगर है बॉन। बॉन जो नगर है वो राइन नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है। उसके बाद यूरोप की सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग राइन नदी ही है। ठीक है। उसके बाद रोन नदी, राइन हो गया, रोन नदी, रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। लियोन की खाड़ी कहाँ है? भूमध्य सागर में है। उसके बाद पो नदी इटली में प्रवाहित होती है। पो नदी जो है इटली की प्रमुख नदी है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। इतना याद रखना है इटली के बारे में, पो नदी के बारे में। उसके बाद टाइबर नदी, टाइबर नदी AP9 पर्वत, AP9 पर्वत कहाँ है? इटली में है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा कि AP9 पर्वत कहाँ है? इटली में है। तो AP9 पर्वत इटली में है, वहां से टाइबर नदी निकलती है। अब भूमध्य सागर में टेरहेनियन सागर है, भूमध्य सागर में ही छोटा सा सागर है टेरहेनियन सागर, वहां पर गिर जाती है। कौन सी नदी? टाइबर नदी। जितने भी सागर हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। ठीक है, सागर से लगे हुए देश कौन कौन से हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे उससे। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। देखिए, रोम नगर इसी नदी के तट पर स्थित है, टाइबर नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है। उसके बाद डॉन नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोव सागर में गिरती है। एजोव सागर में डॉन नदी गिरती है। डॉन नदी रूस की प्रमुख नदी है, इतना याद रखिए। उसके बाद एब्रो नदी है। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वत, कैंटेब्रियन पर्वत कहाँ है? स्पेन में है, और एब्रो नदी वहीं से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। उसके बाद टेम्स नदी, टेम्स नदी कोट्स वोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। मतलब टेम्स नदी के तट पर ही लंदन बसा हुआ है और उत्तरी सागर में टेम्स नदी गिर जाती है लास्ट में। उसके बाद अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं, जैसे तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। लगभग 6695 किलोमीटर बहती है। और रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, DR कांगो, केनिया, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, इन सभी देशों से बहते हुए जाती है कौन? नील नदी। और नील नदी अंत में भूमध्य सागर में गिर जाती है। देखिए, भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है। अब निकलती कैसे है? तो देखिएगा, विक्टोरिया झील से सोएत नदी, सोएत नील निकलती है, और नीली नील टाना झील से निकलती है। नीली नील जो है वो टाना झील से निकलती है, जो इथोपिया में है।
तो देखिएगा, मान लीजिए ये है विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया में, और ये है टाना झील इथोपिया में। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकली और टाना झील से नीली नील निकली, दोनों खार्तूम में मिली। खार्तूम में दोनों मिलती हैं, सूडान की राजधानी, और वहीं से नील नदी कहलाती है और आगे जाते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है। और इतना याद रखना है कि रवांडा अफ्रीका में ही कीबू झील स्थित है। कीबू झील कहाँ है? रवांडा में, अफ्रीका में। बस, ज़्यादा नहीं याद पढ़ना है इसमें। उसके बाद देखिएगा, नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है। मतलब नील नदी के आसपास उपजाऊ मिट्टी है, इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। नील नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र मरुस्थल है। ठीक है ना, मरु उद्यान है। उसके बाद नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोर्टा जालौन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो भागों में काटती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो भागों में काटती है। कांगो नदी, जिसे जायरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य अफ्रीका में लगभग 4374 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करती है। मतलब यानी कि मकर रेखा को और विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करने वाली नदियां अफ्रीका में ही स्थित हैं। एक है लिम्पोपो नदी और एक है कांगो या जायरी नदी। कांगो को ही जायरी कहा जाता है। जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। कहने का अर्थ, जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध भी जाम्बेजी नदी पर ही बना हुआ है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां ये हैं कि सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी, मिसौरी, ये सभी नदियां उत्तरी अमेरिका की हैं। बर्फीला क्षेत्र है हिमानी झील इटास्का। इटास्का झील जो है उससे मिसिसिपी नदी निकलती है। ओहियो, अरकसॉस, रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है अंत में। और अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भी मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है और पक्षी पाद डेल्टा बनाती है। मतलब पक्षी के आकार का, पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा। उसके बाद यूकॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। मतलब यूकॉन नदी अमेरिका जो अलास्का है, अलास्का किसका क्षेत्र है? अमेरिका का क्षेत्र। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अलास्का और कनाडा में प्रवाहित होती है। उसके बाद मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत पर या उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तरी की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मतलब कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ये भी कनाडा में ही स्थित है। ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। महान झील कौन कौन सी? महान झीलों को ग्रेट लेक्स इंग्लिश में कहते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? तो जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटेरियो। ठीक है, ये 5 झीलें महान झीलों में आती हैं। ये पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स या महान झीलों में कौन सी झीलें नहीं आती हैं। ठीक है। तो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? सेंट लॉरेंस नदी जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। उसके बाद रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। ये अभी 2023 के पीछे से पूछा गया है कि रियो ग्रांडे नदी किसके मध्य सीमा बनाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य। ठीक है। और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य के एडिरॉनडेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरेनिको, अमेजन, प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बना हुआ है। मतलब दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? ओरेनिको नदी, अमेजन नदी, प्लाटा नदी। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी है। मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद देखिएगा, ओरेनिको नदी का अधिकांश भाग वेनेजुएला, कोलंबिया
वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया में है, मतलब वेनेजुएला कोलंबिया के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी? ओरेनिको नदी। उसके बाद पराना नदी। पराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियाँ मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पराना नदी के बारे में हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील पराग्वे में सीमा निर्धारण करती है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिएगा, एक ही नदी है, मर्रे और डार्लिंग, सॉरी दो नदियाँ हैं छोटी छोटी, मर्रे और डार्लिंग, यही वहाँ की प्रमुख नदी है। और यहीं इसी के आसपास कृषि क्षेत्र भी ज़्यादातर होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी प्रांत है वहाँ की राजधानी है पर्थ। पर्थ जो है स्वान नदी के तट पर स्थित है। लेकिन स्वान नदी ज़्यादा प्रमुख नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि पर्थ जो है वह स्वान नदी के तट पर स्थित है। अब मर्रे और डार्लिंग नदियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। उसके बाद विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ और उनकी लंबाइयाँ क्रम। तो देखिएगा 5 नदियाँ जो है लंबाइयों की दृष्टि से कौन कौन सी हैं। जैसे पहले है नील नदी, उसके बाद अमेजन नदी, उसके बाद यांग टीसी नदी, उसके बाद मिसिसिपी मिसौरी नदी, उसके बाद येनीसी अंगारा सेलेंग नदी। तो ये 5 नदियाँ क्रम से आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछ लेता है कि कौन से लंबाइयों के अनुसार कौन सा क्रम सही है नदियों का। ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जो कई देशों में सीमा निर्धारण करती है। तो पूछा जाता है कि ये नदी किस देश की सीमा निर्धारण नहीं करती है या किस किस देश की करती है, तो वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एल्ब नदी है, तो एल्ब नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो चेक गणराज्य और पोलैंड में बहती है। उसके बाद ड्यूरो नदी, ड्यूरो नदी पुर्तगाल एवं स्पेन में बहती है। नीपर नदी, ये तो कई बार आ चुका है, बेलारूस और यूक्रेन, यूक्रेन का जब से युद्ध चालू हुआ है तो नीपर नदी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमालिया, यूक्रेन, बुल्गारिया। जैसे जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इन सब जगह बहती है। ऑरेंज नदी है, तो ऑरेंज नदी नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। नाइजर नदी बेनिन एवं नाइजर। कॉन्गो नदी, तो कॉन्गो गणराज्य और उसी कॉन्गो गणराज्य के क्षेत्र में ही बहती है। उसके बाद कुछ अन्य नदियां जैसे सत अल अरब नदी ईरान और इराक में बहती है। तुमेन नदी उत्तरी कोरिया, चीन और रूस में बहती है। यालू नदी उत्तरी कोरिया एवं चीन में बहती है। साल्विन नदी म्यांमार थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। मेकांग नदी लाओस, थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस में ही बहती है। महाकाली नदी भारत और नेपाल में। कालादान नदी भारत एवं म्यांमार में। बराक नदी भारत एवं बांग्लादेश में। आमू दरिया, सिर दरिया, इन सब क्षेत्र में। राइन नदी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में। ओडर नदी जर्मनी एवं पोलैंड में। तो ये रही है आपकी नदियाँ। ये नदियाँ इतनी ही पढ़नी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।